स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अमिश ट्यूटोरियल में। आज कल हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है साउंड। इट मींस ध्वनि। क्या होता है भाई? ध्वनि। जैसे कि हमने पिछली क्लास में इसके बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने जाना था आपका वेव एंड टाइप्स ऑफ वेव, फिर हमने डिस्कस किया था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, उसके बाद हमने जाना था साउंड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस में। ठीक है भाई। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका फैक्टर्स इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। इट मींस कहने का मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड वर्सेस क्या जानेंगे यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। चलिए जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। क्या आपका साउंड एंड लाइट। चलिए सबसे पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इन दोनों के बीच के जो हम लोग अंतर नहीं पता चलेगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, इसको नहीं समझ सकते हैं। तो ये देखो भाई, यहाँ पे जो साउंड है आपका मैकेनिकल वेव होता है, जबकि आपका लाइट क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वेव होता है। ठीक है। इट मींस कहने का मतलब है मैकेनिकल वेव के अंतर्गत तो दोनों आता है। ठीक है, ये दोनों आता है मैकेनिकल वेव के अंतर्गत, लेकिन जो है यहाँ पे कहने का मतलब है साउंड जो है प्रॉपर्ली क्या है आपका, मैकेनिकल वेव है, जबकि लाइट जो है आपका क्या है, मैकेनिकल वेव भी है आपका और नॉन मैकेनिकल वेव भी है। कैसे? क्योंकि ये जो है साउंड को जो है मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, जबकि आपका लाइट जो है मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकता है। आ रहा है समझ में? और देखो ये जो साउंड का स्पीड होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस इन द एयर, क्या होता है आपका 332 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे है जो आपका स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर इन एयर जो होता है आपका 342 से 44 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि 10 मीटर का डिफरेंस होता है। जबकि यहाँ पे जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होता है आपका कितना होता है, अप्रोक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आया समझ में भाई? और जो है इन सब के बारे में सबसे पहले इनका बेसिक हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे डेली लाइफ में किस प्रकार से साउंड और लाइट की रेस का यूज है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई फायरिंग करता है भाई, कोई किसी को शूट करता है, तो सबसे पहले हमें क्या है, हमको लाइट दिखाई देता है, उसके बाद साउंड सुनाई देता है। समझ में आ गया? जैसे कि आप देखते हैं कि जब बिजली तड़कती है, जब क्या है आसमान में जब बादल टकराते हैं तो लाइटनिंग होता है, तो उस केस में सबसे पहले हमको क्या दिखाई देता है भाई, सॉरी क्या दिखाई देता है हमको, सबसे पहले हमको लाइट दिखाई देता है, उसके बाद हमको क्या सुनाई देता है, उसका तड़कने का आवाज सुनाई देता है। ये सब चीज होता है। जैसे ऐसे आपके डेली लाइफ में बहुत सारी चीज, जैसे कि आप कभी पत्थर से पत्थर को मारते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है भैया, सबसे पहले वहां लाइट दिखाई देता है, उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है वहां पे, उसके सॉरी क्या सुनाई देता है, उसका साउंड सुनाई देता है। ऐसे बहुत सारी जो है इवेंट्स हमारे नेचर में क्या होती है, मतलब कि घटते रहती है। चलिए जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनका बेसिक हम लोग क्या है, डिफरेंस जान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि साउंड needs medium to travels while क्या आपका, while light can travels क्या आपका, travel in medium और विदाउट मीडियम। क्या हो जाएगा आपका, विदाउट मीडियम। आया समझ में? विदाउट मीडियम आ रहा है समझ में भाई? इट मींस कहने का मतलब है कि ये जो है आपका मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और विदाउट मीडियम का भी ट्रेवल कर सकता है। लिख सकते हैं यहाँ पे कि साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। क्या होता है, मैकेनिकल वेव whereas light is a नॉन मैकेनिकल वेव। क्या होता है भाई, नॉन
मैकेनिकल वेव। क्या होता है आपका? नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। समझ में आ गया? अब देखो इसके बाद जो है स्पीड ऑफ, लिखेंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड, साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर and 344 मीटर पर सेकेंड एट क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री, या इसका लिखेंगे 22 डिग्री सेल्सियस, एट 22 डिग्री सेल्सियस। इट मींस क्या है 22 डिग्री सेल्सियस करने का मतलब क्या है? एट अ रूम टेम्परेचर। क्या है 22 डिग्री सेल्सियस, बट स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा आपका? स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁴। सर क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम एंड क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वैक्यूम एंड ऑल्सो एयर। कोई दिक्कत इसमें? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? स्पीड ऑफ साउंड जो है 332 मीटर पर सेकेंड होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर, और जो है 342 डिग्री से 342 से 44 डिग्री सेल्सियस होता है एट रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस। बट स्पीड ऑफ लाइट इज कितना होगा? 3 × 10⁸। इट मींस क्या है आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ठीक है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम एंड ऑल्सो एयर। एयर में भी उसका स्पीड अप्रोक्स उतना ही होता है। समझ में आ गया? क्योंकि दोनों की जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, कितना का डिफरेंस है भाई? 0.01 का डिफरेंस होता है। समझ में आ गया? चलो यहां समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? हटा दूं। अब देखो यहां है जो आपका देखो अब लिखेंगे यहां पे कि साउंड डज नॉट क्या आपका ट्रेवल्स इन वैक्यूम while light travels with highest speed in vacuum। कोई दिक्कत इसमें? इन वैक्यूम इट मींस क्या है आपका 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा आपका? बोलो 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें? इसी को ऐसे लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आया समझ में? चलो अब देखो यहाँ जो है ये चीज समझ में आ गया। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जब भी दोनों एक साथ घटनाएं घटती है, जब दोनों घटनाएं एक साथ घटती है तो सबसे पहले हमको क्या दिखाई देता है? लाइट दिखाई देता है। उसके बाद क्या होता है भैया बताओ हमको? उसके बाद साउंड सुनाई देता है। ठीक है, चलो लिखेंगे यहां पे जैसे कि वी लिखेंगे यहां पे वी ऑब्जर्व डिफरेंट क्या हो जाएगा? वी ऑब्जर्व डिफरेंट क्या हो जाएगा आपका? इवेंट्स
events that that occurs in our life, that occurs, क्या आपका, that occurs in our daily life, डेली लाइफ। क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल में समझते हैं। लाइटनिंग, क्या हो जाएगा आपका, लाइटनिंग, लाइटनिंग, लाइटनिंग। देखो भाई, ये जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग, लाइटनिंग जो है, इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले हमको क्या दिखाई देता है, हमको सबसे पहले लाइट दिखाई देता है। जब क्या है, दो बादल जो हैं, दो क्लाउड जो हैं, आपस में जब क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जब टकराते हैं तो उनमें स्पार्क क्रिएट होता है। जो स्पार्क क्रिएट होता है, तो सबसे पहले हमको वो स्पार्क दिखाई देता है, फिर उसके बाद उनका साउंड सुनाई देता है। चलिए पहले देख लेते हैं कि हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है भाई, चलिए हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो ये जो है आपका क्या है कि आपका जैसे ही क्या होता है, जब दो बादल जब कोलाइड करते हैं आप, तो उस समय ऐसा नहीं होता है। तो लिखेंगे कि ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग, ड्यूरिंग लाइटनिंग स्पीड ऑफ, क्या आपका, वी लिखेंगे, वी ऑब्जर्व्स, क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व इस लाइट बिफोर हियरिंग ऑफ साउंड, क्या लिखेंगे, हियरिंग ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज, क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। क्या होता है भाई, स्पीड ऑफ साउंड। कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें आया समझ में। चलो मिटा दूं, यहाँ पे लिखेंगे और भी बहुत सारी घटनाएं घटती है हमारे डेली लाइफ में, बहुत सारी घटनाएं घटती है, ये सारी चीज। चलिए लिखेंगे यहाँ पे आपका फायरिंग गन, क्या आपका, फायरिंग गन, ठीक है। ड्यूरिंग लिखेंगे, ड्यूरिंग फायरिंग गन, we observe light before, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिफोर हियरिंग साउंड, बिकॉज ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज, क्या होगा आपका, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, स्पीड ऑफ साउंड, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये चीज समझ में आया कि नहीं। जब कोई गन फायरिंग करता है तो सबसे पहले हमको क्या सुनाई देता है, सबसे पहले हमको क्या दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है, उसके बाद साउंड सुनाई देता है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें। चलो मिटा दो इसको। चलो भाई यहाँ देखो आप, जैसे एक्सप्लोजन ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, बॉम्ब। देखो भाई ये जो है आपका बॉम्ब, क्या होता है, BUMB होता है कि BOMB होता है, बॉम्ब जो भी हो, BOMB लिख लो,
सही है ना, BU लिखो, बम। ये जो है आपका बम के एक्सप्लोजन की वजह से, तो यहाँ जो है आपका क्या होता है, ड्यूरिंग, लिखेंगे ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन ऑफ बम, बम क्या हो जाएगा आपका, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ बम वी ऑब्जर्व लाइट बिफोर हियरिंग साउंड, क्या हो जाएगा, बिफोर हियरिंग साउंड बिकॉज ऑफ, लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज ऑफ क्या हो जाएगा आपका, बिकॉज ऑफ क्या होगा भाई, बता हमको, बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा आपका, साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, समझ में आ गया, स्पीड ऑफ साउंड। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो है ग्रेटर देन क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड। जहाँ ये जो है आपका कहाँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये जो है आपका कहाँ 340-42 किलोमीटर पर सेकेंड, समझ में आ गया। इन दोनों में काफी डिफरेंस है भाई, बहुत डिफरेंस है, ठीक है, हजारों गुना का क्या है डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कोई दिक्कत इसमें, हजारों गुना का क्या है यहाँ पे डिफरेंस स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत। चलो यहाँ जो है हम क्या करेंगे, और जैसे कि जब आप क्या करते हैं, जब दो पत्थर को क्या करते हैं, जब एक साथ टकराते हैं, ठीक है, जब दो पत्थर क्या होता है, जब एक साथ कोलाइड करता है, तो उस पीरियड में भी आपको लाइट पहले दिखाई देता होगा, उसके बाद साउंड। जैसे कि दो मेटल रॉड जो है आपस में टकराते हैं, तो पहले लाइट क्रिएट होता है, उस लाइट पहले दिखाई देता है, उसके बाद क्या होता है आपका साउंड सुनाई देता है, ऐसा होता है, समझ में आ गया। बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द साउंड, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जानेंगे, उसके बाद जानेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। चलो लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका साउंड, ठीक है भाई। अब देखो साउंड के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, साउंड के क्या होता है, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक होता है आपका लाउडनेस, दूसरा होता है आपका पिच, तीसरा होता है आपका टिम्बर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई, क्या चीज के नाम से जानते हैं, क्वालिटी के नाम से जानते हैं। चलो उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे लिखेंगे यहाँ पे, या हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हो गया, तो यहाँ लिखेंगे कि देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या लिखेंगे, देयर आर 3 लिख लेते हैं आप, 3, देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या होगा आपका साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, समझ गया। चलो यहाँ पे लिखेंगे आपका 1 इज क्या हो जाएगा आपका लाउडनेस, ठीक है। सेकेंड इज क्या हो जाएगा आपका, पता हमको पिच। और थर्ड इज क्या हो जाएगा आपका क्वालिटी, LITY क्वालिटी। इसी को क्या बोलते हैं, टिम्बर, क्या बोलते हैं भाई इसको, टिम्बर, ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसको, टिम्बर, कोई दिक्कत इसमें, टिम्बर, कोई दिक्कत। चलो इसको हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे लाउडनेस क्या होता है,
लाउडनेस। देखो ये लाउडनेस कहने का मतलब क्या है, लाउडनेस कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है साउंड की आपका क्या चीज है, यहाँ बोल सकते हैं कि उसकी जो है तीव्रता, इट मीन्स क्या है उसकी इंटेंसिटी, समझ में आ गया। जितना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड का, ठीक है, जितना ही जो है साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही जो है उसकी लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। साउंड वेव की जो है लाउडनेस जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसकी क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड होगी। इट मींस क्या है कि लाउडनेस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। समझ में आ गया। तो लिखेंगे हियर, लिखेंगे कि लिखेंगे लाउडनेस द, लिखेंगे द लाउडनेस ऑफ साउंड इज directly proportional, is directly proportional to क्या हो जाएगा आपका, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। क्या हो जाएगा भाई आपका, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। कोई दिक्कत इसमें। इट मीन्स कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट मीन्स बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि इफ क्या हो जाएगा, इफ एम्पलीट्यूड will greater या क्या लिख सकते हैं, साउंड विल बी इंक्रीज, क्या हो जाएगा आपका, एम्पलीट्यूड विल बी इंक्रीज देन क्या हो जाएगा, देन लाउडनेस विल इंक्रीज। कोई दिक्कत इसमें जो है आपका क्या होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे कि यूनिट ऑफ, लिखेंगे यहाँ पे यूनिट ऑफ क्या है आपका, लाउडनेस इज डेसिबल। ठीक है, क्या होता है आपका, डेसिबल। ठीक है, क्या होता है आपका, डेसिबल। इसी को क्या चीज से लिखते हैं हम लोग, डीबी से, यानी कि डीबी। क्या लिखते हैं यहाँ पे, डीबी, स्मॉल डी कैपिटल बी, स्मॉल डी कैपिटल बी, ऐसे लिखते हैं डी डेसिबल। ठीक है भाई, स्मॉल डी कैपिटल बी से लिखते हैं डेसिबल। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए, जैसे कि आप देखते हैं कि मैच, जो आप जैसे क्रिकेट मैच देखते होंगे टीवी पर, तो दिखाता होगा कि हाँ इतना डेसिबल का लाउडनेस है। ठीक है, इट मींस क्या है कि साउंड की इंटेंसिटी इतनी सारा है। ठीक है, हमारे कान तक जो साउंड पहुंच रहा है कि बहुत लार्ज अमाउंट में जो है उसकी क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी है। समझ में आ गया, इट मींस कहने का मतलब है। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, अलग अलग व्यक्ति के कान से सुनने की जो क्षमता होती है अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन हम अगर वयस्क आदमी की बात करते हैं तो एक वयस्क आदमी जो है आपका लगभग, यानी कि जो है आपका 80 डेसिबल टू क्या बोल सकते हैं आप पे, मतलब कि 100 डेसिबल के बीच में वो साउंड को अच्छी तरह से है, फ्रेश साउंड को सुना जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि जो है आपका लिख सकते हैं यहाँ पे 80 टू क्या है आपका 100 के बीच में जो है साउंड को अच्छी तरह से क्लियर वो साउंड हमको सुनाई देगा। आ रहा है समझ में। मिटा दूं इसको, मिटा दूं। चलो, उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे पिच जानेंगे भाई। क्या जानेंगे यहाँ पे, पिच जानेंगे, पिच। सेकेंड नंबर में जानेंगे पिच भाई। पिच कहने का मतलब क्या है यहाँ, पिच जो है आपका, ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ठीक है ज्यादा होगा उसका पिच ज्यादा होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि लड़कियों का जो क्या बोलते हैं जो साउंड होता है उसकी जो पिच होती है काफी हाई होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू बॉय।
ठीक है। एज कंपेयर टू जो बॉय है या एक वुमेन की जो पिच होती है वो काफी हाई होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि वो क्या है कि घर में अपने हस्बैंड से थोड़ा सा भी कानाफूसी कर ले तो उसका साउंड जो है बगल वाले कमरे में स्पष्ट सुनाई देगा, और वहीं पे जो है हस्बैंड चिल्ला कर के बेचारा बोलेगा, लेकिन उसका साउंड बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या है कि जब क्या है लड़कियां रोती हैं तो उनका साउंड जो है काफी दूर तक, यानी कि अगल बगल के गांव वाले को भी सुनाई देता है, ठीक है। और वहीं लड़के रोते हैं तो क्या है उनका साउंड जो है उनको खुद नहीं सुनाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस होता है। क्या समझ में? लड़के जो है ऐसे तो ज्यादा इमोशनल होते नहीं है, भावुक नहीं होते हैं वो, ठीक है। वो जो है आपका लड़कियां होती हैं, ये जो है आपका फिजिकली जो है लड़के तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन इमोशनली क्या है यह कमज़ोर होते हैं, लेकिन यह जो है इमोशंस को अपने शो नहीं कर पाते हैं किसी के समक्ष। ऐसा इसलिए करते हैं कि वह जो है हमारे बारे में कहीं कुछ गलत नहीं सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है मेरे बारे में कम, मतलब कि वह जो है मुझे कहीं कमज़ोर नहीं समझ ले। लेकिन लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर किसी कोई इमोशनल है तो बॉयज़ हैं, उसके बाद ही कोई हो सकता है। गर्ल्स जो है आपका इमोशनल ड्रामा करती हैं, लेकिन वह इमोशनल है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। वह इमोशनली ड्रामा करती है सिर्फ। समझ में आ गया? जबकि बॉयज रियल में इमोशनल होते हैं, ठीक है भाई। चलो ये चीज है, ये जो है दूर दराज की चीज है, इसको जानने की जरूरत नहीं है हमें। तो लिखेंगे यहाँ पे कि पिच पिच ऑफ ए साउंड साउंड क्या लिखेंगे, सॉरी क्या है, पिच ऑफ साउंड, क्या लिखेंगे, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल pitch is directly proportional to pitch is directly proportional to proportional to क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स क्या है कि जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स क्या है आपका नंबर ऑफ, क्या है आपका नंबर ऑफ, ठीक है। इट मीन्स क्या है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका पिच होगा। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन, मान लो कि ये जो है आपका दो फिगर दिया है भाई, ये दो फिगर दिया है, यानी कि मान लो यह जो है आपका 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या है यहाँ ज्यादा है, ये जो है आपका 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन है। तो इस केस में जो है, इस केस में जो है आपका किसका पिच हाई होगा, इसका पिच हाई होगा। यानी कि जितनी बार जो है, जैसे कि लड़कियां क्या होती है, लड़कियों का जो वोकल कोड होता है, वोकल कोड यानी कि वोकल बॉक्स जो होता है एज कंपेयर टू बॉय जो होता है क्या होता है, छोटा होता है। और उनके कोड्स जो होते हैं, वोकल कोड्स, वो जो है काफी एक दूसरे के करीब होते हैं। तो जैसे ही वो क्या करती है साउंड प्रोड्यूस करती है तो क्या होता है उनका टकराहट काफी तेजी से होने लगता है, धड़ाधड़ 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 इस तरह से, जिसके वजह से क्या है उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है और उनके जो है साउंड की पिच क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। आ रहा है समझ में? साउंड की पिच क्या हो रही है, इंक्रीज कर जाती है। कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में? यानी कि पर सेकेंड जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है हाई हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। चलो ये चीज समझ में आ गया। यहाँ जो है लिखेंगे इट मीन्स मीन्स इट मीन्स इफ क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, इफ इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, लिखेंगे ऑफ साउंड वेव। कोई दिक्कत इसमें? लिखेंगे यहाँ पे इट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव will increase then, क्या लिख सकते हैं, then pitch of sound will also increase। कोई दिक्कत इसमें?
कोई दिक्कत इसमें? इट मीन्स क्या है, कहने का मतलब है कि जब क्या है आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, इट मीन्स जो है नंबर्स ऑफ क्या है आपका वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम जो है आपका इंक्रीज करेगा, तो उस केस में जो है पिच क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ जो है आपका कर्कश टाइप का आवाज, जैसे कि कौवा, कौवा किस प्रकार का, श्रिलनेस, उसके साउंड में क्या होता है, श्रिलनेस होता है। क्या होता है आपका, श्रिलनेस। जैसे कि उसी प्रकार से लड़कियों के साउंड में क्या होता है, श्रिलनेस होता है। ठीक है, जिस तरह कौवा काव 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 करता है, उसी प्रकार से लड़कियां भी काव 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 कीचिर पिचिर करते रहती है। समझ में आ गया? तो ये जो है इनकी जो है नेचर है भाई, प्राइमरी चीज है उनकी, वह नेचर होती है। ठीक है, चलो जैसे कि ये जो है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जो है साउंड का पिच क्या होता है भाई, उनका जो है पिच क्या होता है, हाई होता है। इसी वजह से जो पिच हाई होने की वजह से उनके साउंड जो है श्रिल होते हैं, ज्यादा ज्यादा क्या होते हैं, कर्कश होते हैं। कर्कश मतलब समझते हो, मतलब काव काव करने वाले को बोलते हैं कर्कश, साउंड निकालने वाला। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल में हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल में लिखेंगे कि देखो यहाँ पे साउंड, एग्जाम्पल लिखो, sound of girls are very shrillness। क्या होता है आपका very shrillness, हो गया क्या आपका shrillness। ठीक है, because her vocal cord is, vocal को या vocal box लिखेंगे, because vocal box is smaller as compared to boy, as compared to क्या हो जाएगा आपका, as compared to boy। ठीक है भाई, as compared to boy, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? तो जिसकी वजह से जो इनके वोकल बॉक्स छोटा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो है वोकल कोड के बीच में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो साउंड होते हैं क्या होता है, काफी श्रिल होते हैं। क्या होता है आपका, काफी श्रिल होते हैं, कर्कश टाइप का होता है भाई। कर्कश समझते हो, कर्कश मतलब काम काम करने वाली। आ गया समझ में? मिटा दो इसको, मिटा दो। यहां लिखेंगे कि चलो स्टार्ट लगा कर लिखो। यहाँ पे लिखेंगे आपका कि ये क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, पिच ऑफ बॉय, पिच ऑफ क्या हो जाएगा, साउंड ऑफ बॉयज इज क्या लिखेंगे, आर लेस देन गर्ल्स, बिकॉज। ठीक है भाई, बिकॉज यहाँ लिखेंगे बिकॉज vocal box of boys are greater, या क्या बोल सकते हैं, bigger than girls। क्या हो जाएगा, bigger than girls। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? क्या होता है, बिगर देन गर्ल्स। ठीक है, अब देखो क्या है कि जैसे ही क्या है आपका वोकल बॉक्स बड़ा होगा तो वहां पे जो है फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। और गर्ल्स का वोकल बॉक्स जो है छोटा होता है, जिसके वजह से क्या है उनके वोकल कोर्ड्स माने मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं एक साथ मतलब टकराते हैं, जिससे उनका वाइब्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। आ रहा है समझ में?
कोई दिक्कत इसमें। अब नेक्स्ट जानेंगे हम लोग क्या चीज, क्वालिटी, या उसी को टिम्बर बोलते हैं, क्वालिटी। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर में है क्वालिटी। क्वालिटी देखो भाई, क्वालिटी कहने का मतलब क्या है, क्वालिटी या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टिम्बर। ठीक है, अब देख लो क्वालिटी कहने का मतलब क्या है, क्वालिटी मतलब कि अच्छा साउंड का सुनाई देना। देखो ये जो है आपका इक्वल यानी कि सेम एम्पलीट्यूड और क्या है आपका सेम फ्रीक्वेंसी पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साउंड के क्वालिटी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। समझ में आ गया, अलग अलग होते हैं। जैसे कि तबला और ड्रम सेम ही मान लो कि फ्रीक्वेंसी पर आपको बजाया गया है, सेम ही एम्पलीट्यूड पर बजाया गया है, तो क्या है उन दोनों की जो क्या बोलते हैं साउंड की जो क्वालिटी होगी वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो लिखेंगे यहाँ पे कि लिखेंगे द क्वालिटी ऑफ साउंड ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल, क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट म्यूजिकल instruments are different at same क्या हो जाएगा आपका, सेम एम्पलीट्यूड एंड क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा आपका, सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा आपका, साउंड ऑफ द, क्या है आपका, द क्वालिटी ऑफ साउंड ऑफ द डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिफरेंट एट द सेम एम्पलीट्यूड एंड द सेम फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आप क्या है, जैसे कि गिटार बजा लो, क्या हो गया भाई आपका, गिटार हो गया, क्या हो गया आपका, गिटार हो गया। और उसके बाद जो है आपका, क्या चीज हो गया, मान लो कि आप कोई ड्रम बजा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में जो है अगर मान लो कि उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों का सेम ही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, उनकी क्वालिटी अलग अलग होगी। ठीक है, यह जो डिपेंड करता है उनके वेव के क्या बोलते हैं, शेप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे स्टार वाला लिखो कि क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका, डिपेंड्स अपॉन, क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका, शेप ऑफ साउंड वेव। ठीक है, शेप ऑफ साउंड वेव, ये जो है अलग अलग, जो जैसे कि मान लो कि किसी का जैसे साउंड वेव बन गया ऐसे, फिर इस तरह का बन गया, ठीक है, दूसरे का साउंड वेव बन गया कुछ ऐसे टाइप का। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका शेप ऑफ अलग अलग होने की वजह से ऐसा होता है। एम्पलीट्यूड वाले सेम ही रहे, एम्पलीट्यूड दोनों का क्या रहे आपका, सेम ही रहे, उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो आपका, सेम ही हो, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड सेम ही हो, या मैक्सिमम डिस्टेंस जो है मेन पोजीशन से दोनों का सेम ही हो। लेकिन क्या है आपका, बताओ उनकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। क्यों हो जाएंगी, इसका कारण है शेप ऑफ, क्या है आपका, शेप ऑफ साउंड वेव। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, मिटा दो इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। क्या जानेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव जानेंगे भाई। क्या जानेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। कोई दिक्कत इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव लिखो भाई यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या क्या जानना है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हम लोग इसका एप्लीकेशन जानेंगे, फिर इको जानेंगे, क्या है आपका, रिवर्बरेशन जानेंगे। क्या जानेंगे, रिवर्बरेशन। ठीक है भाई, चलो एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिस प्रकार से लाइट जो है क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसी प्रकार से क्या है आपका साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है।
आ रहा है समझ में। इट मीन जो है लाइट के पास नेचर होता है रिफ्लेक्शन करने का ऑन द ओपेक सरफेस, उसी प्रकार से साउंड के पास भी एक नेचर होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है आपका वेव है, ठीक है। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जबकि ये साउंड जो है आपका कैसा वेव है, आपका ऐसे वेव है, ठीक है भाई। ये आपका वेव है, तो ये जो है जिसकी वजह से क्या होता है आपका, ये मैकेनिकल वेव है, साउंड जो है आपका मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव होने की वजह से क्या होता है, वेव है तो उसमें रिफ्लेक्शन वो शो करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलो लिखते हैं यहाँ पे कि लिखेंगे लाइट, यहाँ लिखेंगे लाइट 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 वेन लिखेंगे, वेन जिस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, लिखेंगे ऐसे कि जो जिस प्रकार से इट मीन्स क्या है आपका, कि लिखेंगे यहाँ पे लाइट सोज रिफ्लेक्शन सो दैट क्या हो जाएगा आपका, शो दैट साउंड ऑल्सो सोज क्या आपका, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपेक मीडियम क्या है आपका, ओपेक मीडियम। अरे भाई ओपेक मीडियम, अब बताओ ओपेक मीडियम कहने का मतलब क्या है, जिस मीडियम के आर पार कोई भी एनर्जी नहीं हो, जिस मीडियम के आर पार कोई भी वेव नहीं कर सके, इट मीन्स उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ओपेक मीडियम बोलेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में। यानी कि जिस मीडियम के आर पार कोई एनर्जी नहीं जाए, जिस मीडियम के आर पार कोई आपका क्या हो सकता है, आपका मान लो कि कोई वेव नहीं कर पाए, उसी को ओपेक मीडियम बोलते हैं, ठीक है। इट मीन जैसे कि बोर्ड क्या है आपका, ओपेक मीडियम है, क्या इसके आर पार एनर्जी जा सकता है, नहीं जा सकता है, कोई दिक्कत। समझ में आ गया। अब देखो लिखेंगे यहाँ पे इसका, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे द नेचुरल फेनोमेना, द नेचुरल फेनोमेना इन विच क्या का, इन विच साउंड वेव स्ट्राइक्स क्या का, साउंड वेव स्ट्राइक्स फ्रॉम ए ओपेक मीडियम, क्या है आपका, ओपेक मीडियम and comes back in same medium is called क्या कहलाएगा आपका, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा भाई आपका, बताओ हमको, साउंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो भाई यह अपने भाषा में है, ये जो है आपका अपने भाषा में है, आ रहा है समझ में। देखो एक और चीज है भाई, ये जो है आपको सिर्फ यहाँ पढ़ाई की क्वालिटी से मतलब है, ना कि मेरे जो है बोर्ड से और मेरे जो है पहनावा ओढ़ावा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो है आपको एक अच्छी क्वालिटी का आपको ज्ञान दिया जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ जो है बोर्ड से नहीं, डिजिटल बोर्ड का क्या है भाई, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं या व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ जानकारी चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, समझ में आ गया। एक अच्छा स्टूडेंट में क्वालिटी होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है, और उस इन्फॉर्मेशन को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना एक दूसरे के साथ, समझ में आ गया। ये चीज होना चाहिए, ना कि जो है आपके मतलब कि पहनावा ओढ़ावा हो गया, या बोल सकते हैं क्या चीज आपका बोर्ड हो गया, ये सब स्टाइलिश चीज पर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जो बच्चे होंगे, जो पढ़ने में अच्छे बच्चे होंगे, वो जो है टीचर के जो है पहनावा ओढ़ावा को नहीं देखते हैं। दूसरी बात जो है वो
ये नहीं देखते हैं कि किस प्रकार को हमको सोर्स मिल रहा है, ठीक है, वो रिसोर्स पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य होता है उनको अपने गोल को क्या करना, रिसीव करना, आ रहा है समझ में, अपने गोल तक रीच करना, पहुंचना, आ रहा है समझ में। तो ये चीज होना चाहिए, समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं क्या है कि इस व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अमित से जो पढ़ेगा, अमित से उसकी क्या बोलते हैं, जो मेरे से पढ़ेगा उसकी जीत पक्की है, ठीक है भाई। चलो अच्छा ध्यान दिया जाएगा इधर, ठीक है। चलो यहाँ जो है आपका आ गया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि द द बाउंसिंग बैक ऑफ द बाउंसिंग, क्या है आपका, द बाउंसिंग बैक बैक ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, साउंड वेव आफ्टर 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 रिफ्लेक्शन, आफ्टर क्या सर, क्या है, आफ्टर स्ट्राइक इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, साउंड, क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कोई दिक्कत इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है भाई। चलो एक क्या करते हैं यहाँ पे, जिस प्रकार से आपका लाइट जो है, ठीक है, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करता है, उसी प्रकार से भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब ये मत बोल देने का भी रिफ्लेक्शन को भी शो करता है, नहीं, ये रिफ्लेक्शन को शो नहीं करता है, सिर्फ रिफ्लेक्शन को शो करता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलो भाई अब देखो यहाँ हम एक और चीज जानेंगे, जैसे कि इसके भी जिस प्रकार से जो है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं, उसी प्रकार से क्या होते हैं, इसके भी लॉज होते हैं। समझ में आ गया। मान लो यहाँ पे मिटा दो इसको। अब उसके बाद जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जानेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चलो अगर इसका हमको क्या है, मान लो कि इस तरह से बनाना है हमें, यहाँ जो है आपका मान लो साउंड किसी सोर्स से आ रही है भाई, किसी सोर्स से आ रही है, ये जो है आपका, ठीक है, एक सोर्स से आ रही है लाइट, ये जो है यहाँ टकराई, ठीक है, उसके बाद यहाँ चली गई, कोई दिक्कत इसमें, इधर से एक सोर्स से आ रही है लाइट, तो ये जो है आपका इस केस में, एक मिनट, ये कोई ओपेक मीडियम है, कौन सा मीडियम है आपका, ओपेक मीडियम है। तो इस केस में यहाँ हम क्या खींचेंगे, एक नॉर्मल, इसको नॉर्मल, इसको बोलेंगे इंसिडेंट वेव, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट साउंड, इसको बोलेंगे क्या चीज हम लोग, रिफ्लेक्टेड साउंड, क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड साउंड। कोई दिक्कत इसमें भाई, रिफ्लेक्टेड साउंड आ रहा है समझ में। अब देखो ये जो पॉइंट है, इसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे हम लोग, इंसिडेंट पॉइंट बोलेंगे। इट मींस क्या है आपका, यह जो पॉइंट है आपका इंसिडेंट पॉइंट, क्या आपका इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानेंगे। ये जो है एंगल, देखो इनके बीच का जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा आपका आई होगा, क्या होगा आपका, आई एंगल होगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, आर एंगल होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, कोई दिक्कत है, आ रहा है समझ में। तो इस प्रकार से पहले फिगर बना लेंगे, ठीक है। ये जो हो गया आपका कौन सा मीडियम हो गया, ओपेक मीडियम, आ रहा है समझ में। चलो भाई यहाँ जो है आपका लिखेंगे इसको हम लोग कि इंसिडेंट रे के बारे में सबसे पहले जानते हैं, इंसिडेंट साउंड के बारे में जानेंगे, इंसिडेंट साउंड यानी कि आपतित ध्वनि, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आपतित ध्वनि, ठीक है भाई। अब देखो आपतित ध्वनि यानी कि जब किसी सोर्स से, ठीक है, किसी भी सोर्स से जो साउंड वेव आती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, इंसिडेंट साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई उसको, इंसिडेंट साउंड। तो लिखेंगे द साउंड वेव which comes from क्या हो जाएगा आपका, which comes from
ए सोर्स, ए सोर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा भाई आपका, इंसिडेंट साउंड, इंसिडेंट साउंड कहलाएगा, इंसिडेंट साउंड। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें, क्या कहलाएगा आपका, इंसिडेंट साउंड कहलाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका क्या है आपका, उसके बाद जानेंगे हम लोग क्या चीज, रिफ्लेक्टेड साउंड, क्या जानेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, इस चीज को नोट करते रहना है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड साउंड भाई, क्या जानेंगे यहाँ पर, रिफ्लेक्टेड साउंड। इट मीन जो है आपका क्या है, आफ्टर स्ट्राइक जो है क्या करता है, बाउंसिंग बैक करता है फ्रॉम द ओपिक सरफेस इज नोन एज, क्या कहलाता है आपका, रिफ्लेक्टेड साउंड। कोई दिक्कत इसमें, तो लिखेंगे द साउंड वेव, द साउंड वेव which क्या हो जाएगा, बाउंसेस बैक, बाउंसेस बैक आफ्टर, क्या हो जाएगा आपका, आफ्टर स्ट्राइक इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड। कोई दिक्कत इसमें, आ रहा है समझ में, आ रहा है। अब इस एंगल को क्या बोलेंगे भाई, इस एंगल को, अब देखो इसमें एक और चीज है, नॉर्मल है, क्या आपका, नॉर्मल। ठीक है भाई, क्या है आपका, नॉर्मल। फिर क्या है आपका, इंसिडेंट पॉइंट है, इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, इसको ओ से, ये जो है आपका क्या है आपका, इंसिडेंट पॉइंट है, या इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, या इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। कोई दिक्कत इसमें, मिटा दो इसको, मिटा दो इसको। चलो यहाँ समझेंगे भाई, एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग इसका एप्लीकेशन समझेंगे कि किस किस चीज में इसका यूज होता है विशेष रूप से। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारी चीज में होगा, चलो बताएंगे। अब देखो यहाँ जो है आपका क्या लिखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल लिखेंगे, नॉर्मल द लाइन विच क्या होगा आपका, लाइज परपेंडिकुलर टू द, विच लाइज परपेंडिकुलर टू द क्या हो जाएगा आपका, सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, नॉर्मल इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है भाई, क्या कहलाएगा आपका, नॉर्मल। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो उसके बाद क्या है आपका, पॉइंट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंस, क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देख लो भाई, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, नॉर्मल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत इसमें, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए नहीं कि रे को क्या चीज से रिप्रेजेंट करना है भाई, रे को रिप्रेजेंट थोड़ी कर देंगे ए आर से, आई से, ये सब चीज थोड़ी होता है ऐसे। चलो यहाँ पे जो है आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखेंगे द point that lies on the surface where इंसिडेंट साउंड, क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट साउंड where इंसिडेंट साउंड स्ट्राइक्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, बोलो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या कहलाएगा आपका, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इट इज लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, किसी से डिनोट करते हैं इसको, ओ से डिनोट करते हैं, किसी से डिनोट करते हैं भाई, ओ से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है क्या, आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, मिटा दो इसको।
चलो भाई यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट जो है आपका, क्या है आपका इंसिडेंट, क्या है इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, या उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलो उसके बाद जानेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट। लिखो, लिखेंगे यहाँ पे एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस को किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कहेंगे कि द एंगल, एंगल that lies between, the angle that lies between, क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल, नॉर्मल एंड क्या हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रे इज कॉल्ड क्या कहलाएगा भाई बताओ आपको, इज कॉल्ड एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किस चीज से डिनोट करते हैं इसको, आई से, क्या चीज से, आई से, कोई दिक्कत इसमें, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आर आई में स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जानेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ क्या है आपका रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देख लो भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या है कि द एंगल लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा आपका, द एंगल लाइज बिटवीन नॉर्मल एंड क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे है, क्या साउंड यहाँ पे लिखेंगे, रे के लिए आपका साउंड लिख लो भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे साउंड, यहाँ साउंड लिखना है, यहाँ लिख लेंगे एंड क्या होगा आपका रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई बताओ हमको, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब देखो इट इज लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इसको किसी से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, चलिए एक बार देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलिए बहुत अच्छा। अब आया समझ में, मजा आ रहा है ना, बहुत आसान चैप्टर है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जानेंगे हम लोग लॉज ऑफ, क्या जानेंगे यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ, क्या जानेंगे साउंड जानेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जानेंगे। देखो अब उसके बाद जो है जानेंगे लॉज ऑफ, क्या का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्या आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जानेंगे। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ जो है आपका ऐसे, चलो देख लो भाई, ये जो है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, वो पॉइंट है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि ये देखो इंसिडेंट रे, क्या है आपका इंसिडेंट रे, लिख सकते हैं यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे।
सॉरी रे बोल रहे हैं, यहाँ साउंड होगा ना, साउंड साउंड पड़ा है, साउंड होगा, साउंड यहाँ लिखेंगे साउंड, क्या होगा आपका रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, अब देख लो ये जो है आपका इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल लाइट एट द सेम पॉइंट इन द सेम प्लेन, आ रहा है समझ में, एट द सेम पॉइंट इन द सेम प्लेन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, इसके जो कितने लॉज होते हैं, इसके दो लॉज होते हैं, कितने लॉज होते हैं भाई, इसके दो लॉज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंक डाल लेते हैं, ठीक है, ताकि स्पष्ट दिखाई दे आपको। चलिए एक और चीज है कि लाइफ में पढ़ाई से ज्यादा जरूरी चीज है यहाँ पे डिसिप्लिन। अगर जो भी बच्चे क्या हैं अगर डिसिप्लिन में हैं तो उनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप में का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक ना एक दिन आपको वह चेंज करना ही पड़ेगा। विदाउट चेंजिंग जो है आप किसी भी प्रकार के गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, तो इसको चेंज करना जरूरी है। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चे का बिहेवियर कुछ थोड़ा सा इधर उधर टाइप का है, ठीक है, और डिसिप्लिन तो जरा सा भी नहीं है। लेकिन क्या है, उनके अंदर एक टाइम पर ऐसे डिसिप्लिन आता है, वो ऐसे सही हो जाते हैं जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और उनको जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। तो ये जो है जिन भी बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आ गया तो उन्हें जो है सक्सेस होने से, किसी भी फील्ड में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ऐसे कोई जो है ना तो दिमाग से तेज होता है और ना ही कोई जो है आपका दिमाग का जो है भोदू टाइप का होता है। समझ में आ गया। ये जो है दिमाग जो है आपका, माइंड जो है, यह प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा अपने लाइफ में उतना ही बड़ा सक्सेस मिलेगा। समझ में आ गया। तो एक सक्सेस का एक सीधा मंत्र है भाई, लेबर, मेहनत। विदाउट जो है लेबर का आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। तो मेहनत रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा आपका साउंड। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आ रहा है समझ में। चलो लिखेंगे यहाँ पे कि इंसिडेंट साउंड, द इंसिडेंट साउंड क्या लिखेंगे, द इंसिडेंट साउंड कोमा रिफ्लेक्टेड साउंड नॉर्मल एंड नॉर्मल लाइज, क्या हो जाएगा आपका लाइज एट सेम पॉइंट इन सेम प्लेन। कोई दिक्कत इसमें, एट सेम पॉइंट इन सेम प्लेन आ रहा है समझ में। इट मीन जो है इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल क्या है, एक ही पॉइंट पर क्या है आपका लाइज कर रहा है। यह पॉइंट क्या है आपका, यह पॉइंट क्या है आपका इंसिडेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, इंसिडेंट पॉइंट आ रहा है समझ में। कोई दिक्कत इसमें है क्या। चलो उसके बाद जो है आपका सेकेंड जो है आपका सेकेंड लॉज क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड लॉज ऑफ आपका रिफ्लेक्शन कह रहा है कि यहाँ पे एंगल ऑफ क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट साउंड एंड एंगल ऑफ आपका क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टेड साउंड आर क्या हो जाएगा आपका इक्वल। ठीक है, लिखेंगे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस the angle of incidence is always क्या हो जाएगा, always equal to क्या हो जाएगा आपका, equal to angle of क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत इसमें? इट मीन्स लिखने का मतलब क्या है? इट मीन्स लिख सकते हैं दैट इज एंगल आई ऑलवेज इक्वल होगा आपका एंगल आर के। कितना होगा आपका? एंगल आर के ऑलवेज इक्वल होगा। कोई दिक्कत इसमें? एंगल आई जो होगा ऑलवेज इक्वल किसके होगा? एंगल आर के होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब जैसे कि मान लो अगर यह जो एंगल है, ठीक है, एंगल इंसिडेंट आई जो एंगल है आपका कितना है? 45 डिग्री है। तो यहाँ पे जो है एंगल आर कितना होगा? एंगल आर कितना होगा भाई बता हमको? ये भी 45 डिग्री के बराबर होगा। कितना होगा भाई? 45 डिग्री के बराबर आ रहा है। में अगर ये 60 डिग्री है, एंगल इंसिडेंस एंगल आपका 60 डिग्री है, तो रिफ्लेक्शन एंगल जो होगा आपका क्या होगा बता हमको? रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा आपका? 60 डिग्री होगा। कोई दिक्कत इसमें? आ रहा है में? मिटा दो इसको। मिटा दूं? चलो, यही दो चीज है, बहुत जरूरी है आपके लिए। अब चलो जानते हैं, इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। यहाँ मान लो कि देख लो भाई, ये जो है आपका, मान लो कि यह जो एंगल है आपका, ये एंगल कौन सा एंगल है आपका? 30 डिग्री है। यह एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर का वैल्यू निकालना है आपका। क्या चीज का वैल्यू निकालना है? एंगल आई और एंगल आर का। लिखेंगे यहाँ पे कि लिखेंगे, क्वेश्चन रहेगा द एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा? इंसिडेंस क्या हो जाएगा? इंसिडेंट साउंड एंड सरफेस ओपेक सरफेस इज कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। देन फाइंड एंगल आई एंड एंगल आर। निकालना है भाई, एंगल आई और एंगल आर को निकालना है। हम क्या करेंगे भाई बताओ हमको? या हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको बताओ हमको? क्या करेंगे यहाँ पे? देखो, ये जो है नॉर्मल जो है कितने डिग्री के एंगल बनाता है सरफेस पर? कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल? तो लिखेंगे वी नो दैट, लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या है आपका पता हमको? मान लेते हैं इसको थीटा एंगल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? थीटा एंगल। कोई एंगल मान लेते हैं थीटा कुछ गिवन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, वी नो दैट ठीक है कि आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल लाइज परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइज परपेंडिकुलर इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर, समझते हैं इसको, परपेंडिकुलर टू सरफेस सो दैट, लिखेंगे यहाँ पे सो दैट एंगल थीटा प्लस एंगल आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एंगल थीटा कितना दिया आपका? 30 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा आपका? एंगल आई लिखेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दैट लिखेंगे वी नो दैट यूजिंग, लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट यूजिंग क्या होगा आपका? सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या लिखेंगे? यूजिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ जो है आपका वी नो दैट कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका? एंगल आर। अब एंगल आई का वैल्यू यहाँ मिल गया है, तो एंगल आई का वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहाँ एंगल आर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 60 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? निकल जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सेकेंडों में गायब कर देते हैं, चुटकियों में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? मिटा दो इसको। अब चलो नेक्स्ट जानेंगे हम लोग एप्लीकेशन।
क्या जानेंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो भाई एक और चीज है, अरे यार लाइट, बार बार दिमाग में लाइट आ रहा है, क्या जानेंगे, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जानेंगे। क्या जानेंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो साउंड जो है, जिस प्रकार से लाइट जो है मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसी प्रकार से साउंड भी क्या होता है आपका, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होता है उसी सरफेस पे, ठीक है। जैसे कि इस तरह से होगा आपका, इस तरह से होगा, इस तरह से एक और लाइट, एक और क्या है आपका, रे आएंगे, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन होते रहेगा, ये रिफ्लेक्शन होते रहेगा, आ रहा है समझ में, ऐसे रिफ्लेक्शन होते रहेगा, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। उस सरफेस पर मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होगा, जिस प्रकार से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जिस प्रकार से क्या है आपका लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उसी प्रकार से साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है भाई। जिस प्रकार से लाइट का होता है उसी प्रकार से किसका होता है आपका, साउंड का होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। इसी प्रकार से मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होगा तो होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आ रहा है समझ। चलो मिटा दो, तो लिखेंगे लिखेंगे स्टार्ट आकर साउंड, साउंड, साउंड रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट मल्टीपल्स टाइम, मल्टीपल्स पल्स टाइम, sound reflects multiple times as light, as light, लाइट के जैसा ही साउंड क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स क्या करता है आपका, रिफ्लेक्ट करता है, कोई दिक्कत इसमें, एज लाइट। अब देखो यहाँ पे जानेंगे हम लोग एप्लीकेशन, क्या जानेंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देख लो भाई, जो मेगाफोन, मेगाफोन समझते हैं, भोंपू टाइप का होता है मेगाफोन। जो मेगाफोन जो है, जैसे कि आप देखते हैं पुलिस वाले जो है भीड़ भड़ाका वाले क्षेत्र को दूर करने के लिए कहते हैं हटो, जल्दी वहां से हटो, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले यह जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, ठीक है, सोशल मीडिया पे, हटो वहां से जल्दी हटो, ऐसे था ना कुछ डायलॉग, ठीक है। ये तो आगे तो तुम जानते ही हो कि क्या चीज था। तो देखो यहाँ पे ये जो है आपका जो मेगाफोन है किस तरह से वर्क करता है आपका, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है आपका, साउंड के बेसिस पर वर्क करता है, ठीक है। इट मींस क्या है कि साउंड जो है उसमें मल्टीपल टाइम, जैसे ही क्या है बोला जाता है उसमें, ठीक है, तो साउंड वेव जो है क्या है मल्टीपल टाइम्स जो है उसमें रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह का होता है भाई, इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। जैसे ही इस तरह का ऐसे हाथ में पकड़ करके यहाँ से बोला जाता है, ठीक है। जैसे ही बोला जाता है तो क्या है कि साउंड जो है मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है, इस प्रकार से इसमें रिफ्लेक्शन होता है भाई, ठीक है। इस प्रकार से मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है, जिसके वजह से क्या है साउंड स्प्रेड करता है, ठीक है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो लिखेंगे, लिखेंगे मेगाफोन, एक नंबर में लिखेंगे मेगा फोन्स, फोन्स वर्क्स, वर्क्स क्या होगा, मेगाफोन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा आपका, बेसिस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। अब उसके बाद दूसरा जानेंगे यहाँ पे, दूसरा जैसे कि आप देखते हैं, आप स्टेथोस्कोप का नाम सुने हैं, स्टेथोस्कोप जिससे क्या है हार्ट बीट चेक किया जाता है। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, नर्स का हार्ट बीट चेक करते हैं, ठीक है, नर्स का हार्ट बीट चेक करते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है। तो वो जो है आपका उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ठीक है, गलत नहीं समझना बच्चों। चलो यहाँ जो है आपका लिखेंगे कि स्टेथो स्कोप वर्क ऑन द बेसिस ऑफ
बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा आपका, वर्क ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, ऑफ ऑफ साउंड। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है क्या? चलो थर्ड नंबर पे जाते हैं यहाँ पे। जैसे क्या हो जाएगा आपका, हॉल हॉल जो है आपका, उसका जो सेलिंग है, मतलब जो क्या बोलते हैं, कंसर्ट हॉल हो गया आपका, या सिनेमा हॉल हो गया, या जिसमें क्या ऑडिटोरियम हो गया, इसके जो आपका क्या बोलते हैं, जो शेप बनाया जाता है, उसके सेलिंग का शेप जो होता है कनकेव शेप का बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है कि वो कनकेव शेप, ताकि क्या हो कि साउंड जो है जब कनकेव शेप पर, ठीक है, जैसे ही क्या है आपका, जब कनकेव, जो मानो कि यहाँ पे कोई सोर्स है, साउंड इधर से आ रही है, यहाँ से साउंड आपका जा रही है, इस बॉक्स से साउंड निकल करके जा रही है, तो जितनी भी साउंड जाएंगी वो सीधी जाएंगी और टकरा करके एक ही पॉइंट से गुजरेंगी। जितनी भी साउंड जाएंगी वो सीधी जाएंगी टकरा करके एक ही पॉइंट से, जितनी भी साउंड जाएंगी वो सीधी जाएंगी टकरा करके एक ही पॉइंट से, ऐसे ही गुजरेंगी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार से ऐसे ही, कोई दिक्कत इसमें? तो इसलिए जो है आपका किस शेप का बनाया जाता है आपका, कोई भी ऑडिटोरियम या क्या बोल सकते हैं कॉन्सर्ट हॉल, उसके बाद जो है आपका सिनेमा हॉल, कैसा बनाया जाता है, उसका सेलिंग कनकेव शेप का। लिखेंगे कि ऑडिटोरियम सेलिंग ऑफ, लिखेंगे सेलिंग सेलिंग ऑफ सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल क्या हो जाएगा आपका, सिनेमा हॉल। उसके बाद जो है आपका ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम एंड 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 कंसर्ट हॉल एंड कंसर्ट हॉल इज made as concave that helps क्या लिखेंगे यहाँ पे, that help to pointed all sound wave at a point, at a क्या बोल सकते हैं, पॉइंट, क्या लिख सकते हैं, एट ए पॉइंट। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें, एट ए पॉइंट। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है क्या? चलो मिटा दो इसको, मिटा दो इसको। जैसे हॉर्न, जैसे कि सोन पापड़ी वाला जो है आपके, जैसे कि मुहल्ला में निकलता है कोई कचरा उचड़ा वाला, तो देखते हैं हॉर्न बजाता है, हॉर्न, ठीक है, उसमें जो है क्या है, जैसे ही दबाता है उसको, जैसे ऐसे दबाता है, ऐसे दबाने के सेंस में कुछ अलग नहीं लेना है, ठीक है, ऐसे बहुत सारा चीज दबाया जाता है। तो ये जो है आपका हॉर्न की बात हो रही है, ठीक है, ये जो है हॉर्न की बात हो रही है। तो हॉर्न जो दबाता है आपका, मतलब कि जो है सोन पापड़ी वाला हो गया या कबाड़ी वाला हॉर्न बजाता है, ताकि क्या हो, बच्चे घर से दौड़ करके आए। तो वो किस प्रकार से वर्क करता है, वो जो है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर वर्क करता है, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर। जैसे फ्लूट बजाते हैं हम लोग, क्या बजाते हैं भाई, फ्लूट बजाते हैं, तो वो भी आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर वर्क करता है। चलो लिखते हैं ये सारी चीज, लिखेंगे कि हॉर्न works on the basis of क्या हो जाएगा आपका, on the basis of, फोर्थ नंबर में लिखेंगे, on the basis of multiple क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कोई दिक्कत इसमें? फिफ्थ नंबर पे लिखेंगे फ्लूट क्या होता है, FLUET, फ्लूट।
लिखेंगे ए भी क्या है आपका, वर्क्स वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा, मल्टीपल 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 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड साउंड। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आज का क्लास जो है इसी पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि यह जो वीडियो है काफी लंबा हो जाएगा इसके वजह से। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जैसे कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर क्या है, आपको इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कराने में हेल्प कराइए, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी ग्रो करने का मौका दीजिए। यहाँ पे जो है अगर अच्छा लगे तब, ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो ये नहीं, ठीक है। अगर अच्छा लगता है आपको मेरा पढ़ाया हुआ तो क्या है, आप हेल्प कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद।